नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कहीं आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर भूल तो नहीं जाते हैं? जितना जरूरी है अपना पोर्टफोलियो बनाना, उससे भी ज्यादा जरूरी है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। मतलब बाजार की चाल के हिसाब से जब आपके पोर्टफोलियो का गणित या फिर एलोकेशन बिगड़ जाता है तो यहाँ पर आता है रीबैलेंसिंग काम। अब रीबैलेंसिंग कैसे किया जा सकता है, कब कब आपको रीबैलेंस करना चाहिए और रीबैलेंस आपको कब नहीं करना चाहिए, इसी पर होगी आज खास चर्चा। सबसे पहले आज के एक्सपर्ट का परिचय करा दें। मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट हमारे साथ हैं। मोहित, आपका स्वागत करते हैं मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। बातचीत शुरू करें मोहित से, उससे पहले आज के शो में खास क्या है जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में समझेंगे क्या कहता है रीबैलेंसिंग पर सेबी का नया फरमान, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के क्या हैं तरीके। साथ ही शो में आगे हम समझेंगे लक्ष्य आधारित प्लानिंग कैसे करें और एसेट एलोकेशन का क्या है तरीका। मोहित, रीबैलेंसिंग काफी लोग जानते जरूर हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है किसी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, वो शायद टाइम दर टाइम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। इसके जो महत्ता है उस पर हम चर्चा करें उससे पहले सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, खास तौर पर जो एएमसी हमारा जो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करती है, जो फंड मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है, उसको लेकर पहले आपसे समझना चाहेंगे ये सर्कुलर में खास क्या है। जी स्वाति, हाय। देखिए, सेबी ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक नया सर्कुलर लागू किया है जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है फंड हाउसेस के लिए और फंड मैनेजर्स के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब जब आपकी कोई स्कीम है जहां आपने सपोज करिए डिफाइन किया है स्कीम के एसआईडी में, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है स्कीम का, उसके अंदर में अगर कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये स्कीम 65% इक्विटी रखेगी और 35% डेट में रखेगी अपना पैसा, तो मान लीजिए अगर मार्केट मूवमेंट से कहीं पर पैसिव ब्रीच आता है, जो कि मान लीजिए अगर इक्विटी बहुत बढ़ जाता है या मार्केट गिर जाता है और इक्विटी 65 से कम होकर 60% ही हो जाता है, तो स्कीम के एसआईडी में जो लिखा हुआ था स्कीम उससे डिविएट हो गई है। तो ऐसे में सेबी ने कहा है कि सभी फंड मैनेजर्स को 30 दिन के अंदर अंदर अपने पोर्टफोलियो को वापस रीबैलेंस करके एसआईडी के मुताबिक स्कीम को चलाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 60 दिन के अंदर अपनी आईसी यानी इन्वेस्टमेंट कमेटी से, फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट कमेटी से अप्रूवल लेना होगा। और अगर वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो नई स्कीम्स नहीं ला पाएंगे वो फंड हाउस। उन्हें रिडेम्पशन के टाइम पे एग्जिट लोड इंप्लीमेंट नहीं करना होगा, और तो और उन्हें निवेशकों को इस ब्रीच के बारे में वाया ईमेल और वाया मैसेजिंग पूरी तरह से इन्फॉर्म करना होगा। तो सेबी ने एक तरह से क्रैकडाउन किया है सारी ही फंड मैनेजर्स और फंड हाउसेस पे कि भाई जब भी आपके पोर्टफोलियो में कोई किसी तरह का ब्रीच हो, जो कि आपका कमिटमेंट था या वादा था निवेशकों को, उससे आपकी स्कीम मुकर जाती है, तो आप उसे बहुत जल्द से जल्द ठीक करें, और नहीं कर पा रहे तो इन्वेस्टर्स को आप बताएं इसके बारे में। ओके, और निवेशकों के मायने इस सर्कुलर के क्या है निवेशकों के लिए? के लिए बहुत अच्छा है स्वाति कि उन्हें एक जिस गोल से, जिस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से उन्होंने किसी स्कीम में निवेश किया था, वो ऑब्जेक्टिव अब उन्हें पता है कि पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, फॉलो हो किया जाएगा। यहाँ पर फंड मैनेजर की मनमर्जी नहीं चलेगी, और ऐसा नहीं है कि मार्केट मूवमेंट से भी आपका पोर्टफोलियो जो है एक अलग तरीके से चलने लग जाएगा बहुत टाइम तक। और दूसरी तरफ उन्हें पूरी तरह से पता रहेगा कि उनकी स्कीम उनके निर्धारित ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर हो गया और निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, तो ये हमने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पर सेबी के सर्कुलर के मायने समझे मोहित आपसे। अब जो एज ए निवेशक हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं उस पर हम करते हैं चर्चा अब, क्योंकि आप भी मार्केट की चाल के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन जो आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत आपका इक्विटी या डेट का जो समीकरण बिगड़ता है तो आप रीबैलेंसिंग के जरिए उसको बैक टू पवेलियन कर सकते हैं। अब मुझे बात बताइए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की करने की जरूरत कब कब निवेशक की फाइनेंशियल लाइफ में पड़ती है? जी स्वाति, मैं पिछले 16 साल से मार्केट्स में हूँ,
और मैंने अक्सर देखा है कि एक सबसे बेसिक सा जो चीज है कि आपके पोर्टफोलियो को आप किस तरह से चलाएं, उसे कब कब रीबैलेंस करें, कब कब रिव्यू करें, उसमें से कब रिडीम करें, कैसे करें, किस फॉर्मूले के आधार पर करें। यहाँ पर ये जो बहुत बेसिक चीज है, इसी में निवेशक अक्सर गलती कर देते हैं। तो मेरे लिहाज से 3-4 बड़ी कंडीशंस होती है जब आपको अपने पोर्टफोलियो का अवलोकन फिर से करना होता है, या रीबैलेंसिंग जिसे बोलते हैं, फिर से करना होता है। सबसे पहले तो आप जिसको जो इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, कि कभी बहुत जल्दी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, आपको बहुत बड़ी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आ जाए, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन आ जाए, तो ऐसे में आपको पोर्टफोलियो से रिडीम करना पड़ेगा या उसे रिव्यू रीबैलेंस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा, जिस फाइनेंशियल लक्ष्य या गोल के लिए आपने कहीं निवेश किया था, मान लीजिए वो रिटायरमेंट था या वो बच्चों की पढ़ाई थी या उनकी शादी थी, वो गोल अगर आने वाला है या वो गोल पूरा हो गया है, तो अब आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपका जो एसेट एलोकेशन है, मान लीजिए आप एक निर्धारित एसेट एलोकेशन डिटरमिन करते हैं कि मैं 50% इक्विटी और 50% डेट में पैसा लगाऊंगा, और ये एसेट एलोकेशन मार्केट की चाल के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है, या फिर मान लीजिए इसमें कुछ भी परिवर्तन आता है या चेंजेस आते हैं, तो आपको एक रिव्यू और रीबैलेंसिंग की जरूरत इस हाल में भी पड़ती है। और चौथा, अगर आपको मान लीजिए कोई एसेट खरीदना हो, काफी बार होता है कि आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं कि आपको घर खरीदना है, कार खरीदना है, हालांकि ये फाइनेंशियल गोल और प्लानिंग का एक पार्ट हो गया, बट फिर भी अलग से अगर कभी ऐसा होता है तो वहां पर भी आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर उन सिचुएशंस की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जहां पर आप हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और उसमें से जो अंडर परफॉर्मिंग और अच्छी स्कीम्स हैं उनका अवलोकन करते हैं और उनमें काट-छाँट करते हैं, मैं उसको अलग रख रहा हूँ। मैं एक बेसिक पोर्टफोलियो के रीबैलेंसिंग के जो आधार है, उनका डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब मोहित, आपसे ये हम चर्चा करना चाहेंगे, पोर्टफोलियो में अलग-अलग एसेट क्लासेस होते हैं, उसके बाद भी उन एसेट क्लासेस की अपनी कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज की अपनी स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स में अपने अपने जोखिम होते हैं। तो निवेशकों के लिए तो बहुत मल्टीपल लेवल की पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ जाती होगी। इसलिए मैं एक एक करके आपसे इन सब जो रूल्स होते हैं रीबैलेंसिंग के, वो आपसे एक एक करके समझना चाहती हूँ। सबसे पहले, जो एसेट क्लास है, जो ब्रॉडर पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होती है, जो अलग अलग एसेट क्लास के आधार पर होती है, जैसे डेट, इक्विटी हो गया, या गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है? जी स्वाति, आपने सही कहा, इसमें कुछ परतें होती है और हर परत का एक अलग फॉर्मूला या अलग ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे ऊपर वाली परत है इसमें, वो है एसेट क्लास की परत। तो आपने अगर निर्धारित किया कि आपके पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी, 30% डेट, 10% कमोडिटी या गोल्ड मान लीजिए, और 10% कैश रहेगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट की चाल से मान लीजिए इक्विटी बढ़कर 50 से 60% हो जाता है, मार्केट बहुत भागता है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा करता है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली अब इस इक्विटी को वापस अपने निर्धारित एलोकेशन पर लेकर आना है। आप ये हर हर 1 दिन, हर 5 दिन, हर महीने में नहीं कर सकते हैं। आप हर 1%, 2% पे नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ट्रिगर निर्धारित करने होंगे कि 5% का अगर मूवमेंट आएगा किसी एसेट क्लास में, तब आप करेंगे, 10% के मूवमेंट पे करेंगे, या फिर आप टाइम भी निर्धारित कर सकते हैं कि हर 6 महीने में या हर साल भर में आप इसको देखेंगे और तब आप एक रीबैलेंसिंग करेंगे। बट इसका सही मायना यह है कि अगर इक्विटी 60 हो गया है तो आप उसे वापस कम करके 50 पे लेकर आए और नॉन कोरिलेटेड एसेट में उस एलोकेशन को डाइवर्ट करिए। इसका मतलब ये कि आप इक्विटी से पैसा निकालकर फिर से इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं। आपको इक्विटी से पैसा निकालकर या तो डेट को बढ़ाना है वापस, या गोल्ड को, या कैश को, या प्रोपोर्शनेटली तीनों एसेट क्लासेस को बढ़ाना है जो कि इक्विटी से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहेगा और आप हर एसेट का एक सही प्रपोर्शन मेंटेन कर पाएंगे। तो पिछले कुछ समय में खास तौर पर मोहित, लोगों की और निवेशकों की समझ के लिए, जब भी बाजार काफी ऊपर नीचे गया होगा, मतलब इक्विटी की वैल्यूएशन जब बढ़ी होगी या इक्विटी की वैल्यूएशन जब घटी होगी, तो शायद लोगों के पोर्टफोलियो में कई ऐसे मौके आए होंगे जब उनका एसेट एलोकेशन बिगड़ गया होगा। तो उस एसेट एलोकेशन को एसेट क्लास रीबैलेंसिंग के जरिए हम वापस पटरी पर ला सकते हैं। छोटा सा जवाब।
जी, बिल्कुल, आपको ये करना होगा, पर जैसा मैंने कहा स्वाति, आप इसको हर हर दिन, हर महीने नहीं कर सकते, हर 1-1, 2-2% के मूवमेंट पे नहीं कर सकते। आपको ट्रिगर सेट करना होगा कि 5% से या 10% से डेविएट हो गया मेरा डिफाइंड एसेट एलोकेशन, तब मैं ये रीबैलेंसिंग की एक्सरसाइज करूँगा, या फिर एक समय अवधि भी रख सकते हैं कि 6 महीने या साल भर में करूँगा, तो उस लिहाज से इसे करना चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं सब कैटेगरी रीबैलेंसिंग पर। अब हमने एक ब्रॉडर एसेट क्लास रीबैलेंसिंग तो आपसे समझ लिया कि हाँ, इक्विटी डेट का जो एलोकेशन है बिगड़ गया, तो इसको वापस आपको कैसे 5-10% के डिविएशन की वजह से आपको वापस इसको रीबैलेंस करना है। अब जो विद इन जो एसेट क्लास कैटेगरीज है, मानिए जैसे इक्विटी में लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें भी ऑफकोर्स हम देखते हैं मूवमेंट की वजह से लार्ज कैप ज्यादा हो गया एलोकेशन, या फिर स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, या फिर मिड कैप के साथ भी कुछ ऐसा हम देखते हैं। तो सब कैटेगरी एसेट क्लास, सब कैटेगरी जो रीबैलेंसिंग है उसको करने का सही तरीका क्या है? जी स्वाति, तो यहाँ पर भी आपको ऊपर वाली परत के हिसाब से ही इस मिडिल परत को भी वैसे ही चलाना है आपको। यहाँ पर भी आपके निर्धारित टारगेट एलोकेशंस होते हैं कि लार्ज कैप में इक्विटी का जो हिस्सा है उसमें मान लीजिए लार्ज कैप 50% होगा, मल्टी और फ्लेक्सी कैप लेट से 30% होगा, मिड और स्मॉल 10-10% होगा मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मिड और स्मॉल कैप की रैली आती है मार्केट में, तो वो जो एलोकेशंस हैं 10-10% के, वो बढ़कर मान लीजिए 15-15% हो जाते हैं। लार्ज और मल्टी में कम रैली आती है, मल्टी मान लीजिए बढ़कर 30 से 35 हो जाता है, 30 से 32% हो जाता है, लार्ज मान लीजिए बढ़कर 50 से 52% हो जाता है। तो आपको सारी कैटेगरीज को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है और उसे अपने निर्धारित एलोकेशन पर लेकर आना है। यहाँ पर आपका जो ब्रॉड ट्रिगर था वो इक्विटी का ट्रिगर था कि इक्विटी 50 से 60 हो चुका है, अब मुझे इसे कम करना है। उसको कम करने का ये 10% मैं कहाँ से कम करूं, तो वो 10% जो आप कम करेंगे वो सबसे पहले आप मिड और स्मॉल में कम करेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा तेज रफ्तार वहां देखने को मिली है, वहां ज्यादा उछाल आया है। और आपने जब अपने पोर्टफोलियो के पिलर्स निर्धारित किए थे तो आपने सोचा था कि मैं 10 और 10% ही रखूंगा मिड और स्मॉल में, तो वहां कम करिए। उसके बाद आप प्रोपोर्शनेटली फ्लेक्सी और लार्ज कैप को कम करिए। तो इस लिहाज से आपको हर कैटेगरी को फिर से ट्यून कर वापस अपने निर्धारित लक्ष्य पर लाना है, और इस तरह से आप इक्विटी को रीअलाइन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर कैटेगरी को आप वापस अपने बेस पर लेकर आए। ओके। अब जब स्कीम लेवल की रिबैलेंसिंग मोहित आती है तो उसमें यूजुअली जो निवेशक हैं वो ये देखते हैं कि मुझे कौन से फंड की जरूरत है या कौन सा स्कीम मुझे पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, मतलब इज एज गुड एज रिडीमिंग, मतलब उस किसी फंड से निकल जाना। तो जी रिबैलेंसिंग और रिडीमिंग दोनों इस लेवल पर पॉसिबल है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रीबैलेंसिंग होगी वो कुछ हद तक रिडेम्पशन भी होगा और कुछ हद तक फ्रेश परचेजेस भी होंगे यहाँ पर। तो आप नई खरीदारी भी करेंगे और कुछ पुराना है जो वो बेचेंगे भी। पर यहाँ पर अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज असली एक्शन यहाँ होता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो स्कीम अच्छा कर रही है, मान लीजिए आपके पास लार्ज कैप में 4 स्कीम्स हैं या 3 स्कीम्स हैं लार्ज कैप एलोकेशन में, तो वहां पर आपकी जो स्कीम अच्छा कर रही है, जो सबसे ज्यादा रिटर्न कर रही है, जहां पर आपने सबसे ज्यादा मुनाफा बनाया है, आपको उसे बनाए रखना है। होता क्या है, अक्सर निवेशक क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मैंने पैसा बनाया है, यहाँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है। वैसा आपको करना नहीं चाहिए कभी भी एक अच्छे पोर्टफोलियो में। जो अच्छा कर रहा है उसे बढ़ावा दीजिए, उसे प्रमोट करिए, और जो खराब कर रहा है, जिसका प्रदर्शन, जिस स्कीम का अपने बेंचमार्क से, पीयर ग्रुप से अंडर परफॉर्म कर रही है जो स्कीम, वहां पर आप रिडेम्पशन करिए। तो आप कांटों को निकालिए और फूलों को बनाए रखिए। बेसिकली आप जो अच्छा कर रहा है उसे बढ़ावा दीजिए, प्रमोट करिए, अच्छी स्कीम्स को चलने दीजिए, उन्हें मत टच करिए, उनमें से रिडेम्पशन या प्रॉफिट बुकिंग मत करिए। और जो खराब कर रही है आप उन्हें कम करिए, उनमें से आप एलोकेशंस कम करिए या फिर रिडेम्पशन करिए। स्कीम रिबैलेंसिंग में जो स्कीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा है उसे आपको हटाना है, ना कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात मोहित यहाँ पर की। अब इसमें भी जो स्कीम रिस्की होती है उसको, उसमें अगर हम रिस्क बेस्ड रिबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो में करें तो कौन से जोखिम के आधार पर हम कौन से फंड को पहले निकाल सकते हैं? काफी बार ये होता है कि आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन है, एसेट परचेज है, आपको बड़ा पैसा निकालना है पोर्टफोलियो से। तो यहाँ पर आप ये सब करने के बाद आप ये देखते हैं कि जो आपकी सेक्टोरल स्कीम्स हैं या जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क की स्कीम्स हैं, मान लीजिए मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहां से कम करिए। रिस्क लैडर पे
आप हाई रिस्क से लो रिस्क की तरफ आइए। तो हाई रिस्क को पहले कम करिए और लो रिस्क की जो इक्विटी स्कीम्स है, मतलब जो कि लार्ज कैप है या स्टेबल स्कीम्स हैं, फोकस ब्लू चिप स्कीम्स हैं, उन्हें बनाए रखिए। तो रिस्क लैडर के आधार पर आप अपने रिस्क को कम करिए। और अगर आपने डेट रख रखा है अपने पोर्टफोलियो में, कुछ लिक्विड कॉर्पस रख रखा है, कुछ अल्ट्रा शॉर्ट डेट रखा है, तो आप वहां से भी ऐसे समय में वहां से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि रीबैलेंसिंग के अलग अलग रूल क्या है। आप किन किन आधार पर एसेट क्लास रीबैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हैं, सब कैटेगरी में अलग अलग, लार्ज कैप मिड कैप की रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, स्कीम लेवल पर रीबैलेंसिंग और जोखिम के आधार पर क्या नहीं करना है रीबैलेंसिंग के वक्त। जैसा आपने एक बात बोली कि बात बात पर रीबैलेंस नहीं करना है, मतलब बाजार ऑल टाइम हाई गया तो चलिए रीबैलेंसिंग करते हैं, बाजार गिरा तो रीबैलेंसिंग करें। रीबैलेंसिंग करने का सही समय और किन बातों का रखना है ख्याल? जी, स्वाति, रीबैलेंसिंग की एक्सरसाइज को आपको एक ऐसे समझना चाहिए कि आप एक क्रिकेट का टीम चला रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 या 5 बल्लेबाज रख सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 बल्लेबाज रख लें। आपको 3 या 4 गेंदबाज रखने हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 गेंदबाज रख लें, राइट? तो कभी भी आपका प्रपोर्शन जो है, टीम का जो बैलेंस है या संतुलन है, वो बिगड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास या किसी एक एलोकेशन में बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को टिल्ट ना कर दें। वो सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपको ख्याल में रखनी है वो ये कि आप शॉर्ट टर्म कहीं से रिडीम ना करें, बिकॉज आपका जो टैक्सेशन है या जो एग्जिट लोड के इम्प्लीकेशंस है, उस पर आपको एक नजर हमेशा बनाए रखनी है। आप जब भी रीबैलेंस करते हैं तो आप हमेशा टैक्स का एक एंगल हमेशा ख्याल में रखिए कि आप कहीं शॉर्ट टर्म किसी स्कीम को चेंज नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरी आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा। और एग्जिट लोड्स भी आते हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कभी भी मार्केट के लेवल को देखकर और टाइमिंग के लिहाज से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मत करिए प्लीज। कि आज मार्केट 60,000 पे आ चुका है, निफ्टी 18,000 आ चुका है, बहुत भाग गया है, मुझे लगता है ये हो रहा है दुनिया में, अभी कम कर लेना चाहिए। नहीं, या तो आप गोल्स के हिसाब से करिए, जो हमने बात सबसे पहले कही थी स्वाति। 3 या 4 कंडीशंस ही होती हैं जब आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना चाहिए। अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से करिए, मार्केट टाइमिंग के हिसाब से मत करिए। लास्ट बात, बहुत ज्यादा रिडेम्पशन से प्लीज बचिए। अननेसेसरी चेंजेस किसी एक स्कीम से निकालकर कैटेगरी की ही दूसरी स्कीम में डालना, ये कुछ नहीं करता पोर्टफोलियो में, कोई एडिशनल रिटर्न नहीं जनरेट करता। ये अननेसेसरी पोर्टफोलियो में कॉम्प्लेक्सिटी जी। क्रिएट करता है और इम्प्लीकेशंस आते हैं इसके टैक्स और एग्जिट के। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। एक लक्ष्य एक फंड, अगर आप लक्ष्य के हिसाब से अपने फंड को चूज करें या अपने लक्ष्य के हिसाब से आप पर्सनल फाइनेंस या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपका ये सफ़र आसान होने वाला है। अब इसको करने का और भी आसान तरीका क्या है, आज हम समझने वाले हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, बजाज कैपिटल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तलूजा हमारे साथ है। विनय जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत के बारे में तो हम सब हमेशा से बात करते आए हैं, लेकिन खास तौर पर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पैसों को कम या ज्यादा करने में रोल अदा करते हैं? थैंक यू स्वाति वंस अगेन। देखिए, ये हमने इस पॉइंट को न्यू फाइनेंशियल ईयर से इसलिए जोड़ा है कि नॉर्मली हम लोग 1 जनवरी को कुछ कस्में खाते हैं कि हम इस साल ये चेंजेस, ये बदलाव लाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। सिमिलरली फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड जब बात होती है तो हम 31 मार्च तक अपना सारा प्लानिंग लास्ट ईयर का टैक्स सेविंग खासकर कर लेते हैं, और अप्रैल में हम प्लान करते हैं कि हमें आगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कैसे प्लान करना चाहिए। तो इट्स अ गुड टाइम कि अप्रैल में आप रीथिंक करिए अपने प्लान्स को, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स को, अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एनीवेज प्लान्स को रिव्यू करना ज़रूरी है, बिकॉज आप फाइनेंशियल प्लानिंग में वन टाइम कोई प्लान नहीं बना सकते हैं। प्लान को आपको रिव्यू करना ज़रूरी है। आपको आपके लाइफ के गोल्स चेंज होते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको अप्रैल का महीना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीअलाइन करिए अगर आपको कुछ एसेट एलोकेशन को चेंज करना है। बट सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा इसके अंदर कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने लाइफ के गोल्स क्लियर होने चाहिए, जो बेसिकली हमारी फैमिली से रिलेटेड हैं। उसमें 4 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली, अगर मैं उम्मीद करता हूँ हम शादीशुदा का एक एग्जांपल लेते हैं, तो पहली, मेरे अगर बच्चे हैं तो मैंने क्या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करी है या नहीं करी है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से पहले मुझे बच्चों का एजुकेशन किस तरह से पूरा करना है
मुझे उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली मैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स, कितना पैसा लगेगा फ्यूचर में करंट वैल्यू के हिसाब से, और उसके हिसाब से मुझे कितना निवेश करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो जो मेरे गोल्स हैं वो फाइनेंशियल गोल्स नहीं हैं, गोल्स आर नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, बट गोल्स को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे देखना है कि मेरे पास वो पैसे अवेलेबल उस समय होंगे या नहीं होंगे। सो बच्चों की एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है जब वो इसकी बात करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल माइंड में आता है कि बच्चों की शादी के लिए क्या जो मुझे रकम की ज़रूरत है, कितनी रकम की ज़रूरत है, मैं किस तरह की शादी करना चाहूँगा करंट सर्कमस्टांसेस को देख के। ऑब्वियसली किसी के बच्चे अगर 2-3 साल के हैं तो मैरिज के लिए इतना डिटेल में प्लानिंग अभी नहीं कर पाएंगे, बट एक ब्रॉड सोसाइटी में जिसमें वो रहते हैं वो देखेंगे कि कितना खर्चा आज होता है। फाइनेंशियल प्लानर से मिलने के बाद उनको आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में उसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या रहेगी इन्फ्लेशन के मद्देनजर रखते हुए। फिर उसका हिसाब लगाया जाएगा कि आज की डेट में अगर मुझे उसके लिए तैयारी करनी है अभी से, तो मुझे कितना पैसा मंथली जोड़ना है, साल में जोड़ना है, ताकि मैं उस गोल को पूरा कर सकूं। तीसरा स्वाति, जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल इंडियंस खासकर सैलरीड एम्प्लॉइज के माइंड में आता है वो है कि बच्चों की शादी हो जाएगी, एजुकेशन हो जाएगी, उसके बाद मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है कि मेरे पोस्ट रिटायरमेंट मेरी जो इनकम और लाइफस्टाइल है वो क्या मैं मेंटेन कर पाऊंगा। हो सकता है मेरे पास कुछ मेरे एम्प्लॉयर से सपोर्टेड मेरी पेंशन स्कीम्स हों, या अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो गवर्नमेंट से सपोर्टेड हैं। नहीं तो मुझे, अगर मैं खासकर प्राइवेट सेक्टर में हूँ या खुद का बिजनेस है, तो मुझे अपने खुद के लिए प्लानिंग करनी है कि मैं एक अपनी पोस्ट रिटायरमेंट एक अपनी कहाँ से मुझे आय आएगी, उसके लिए कितना पैसा जोड़ना है। उसमें भी इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल निभाएगा, तो आपको उसके पॉइंट से देखना है। तो ये 3 मेजर गोल्स हैं जो हम अपने जिनके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व है। चौथा गोल हो सकता है स्वाति, जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे घर खरीदना है, आज से लक्ष्यों के 10 साल बारे बाद में बताया, जो आगे आने वाले समय में किसी को भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग, और कुछ हमारे सपने भी होते हैं, सपनों का घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये तमाम जो लक्ष्य हैं उनके हिसाब से प्लानिंग हमें करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं रिटायरमेंट पे थोड़ा सा आपसे डिटेल में चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ। आपने कहा कि महंगाई को मात देने वाला अगर रिटायरमेंट के बाद निवेश करना है और सुरक्षित निवेश भी करना है, मतलब सिर्फ डेट से तो वो चल नहीं सकता। तो क्या रिटायरमेंट के बाद इक्विटी का जो आजकल के समय के हिसाब से इक्विटी का जो एक्सपोजर है, किसी रिटायरी को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखना चाहिए? आप एडवाइस करेंगे कि इक्विटी में से ज़्यादा खेलिए और रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपको आगे कम से कम 20 या 25 सालों के लिए महंगाई प्रूफ रिटर्न भी तो चाहिए अपने लिए। स्वाति देखिए, रिटायरमेंट इटसेल्फ आपने जो पॉइंट छेड़ा है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे इसको जस्टिफाई कर सके आपके सवाल को। रिटायरमेंट में देखिए 2 मेजर फेजेस होते हैं। एक मेरा इन्वेस्टमेंट फेज होता है, आज मैं 30 साल का हूँ और मैं 60 पे रिटायर होना चाहता हूँ, तो अगले 30 साल अब मेरे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक सेकेंड फेज है जो हो सकता है कि मेरी अर्निंग फेज से भी बड़ा होगा। 60 के बाद जब तक मैं और मेरी वाइफ जीवित हैं, हमारे को एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो पोस्ट वेस्टिंग उसको बोलते हैं फेज को। और जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से लॉन्जिविटी बढ़ रही है, आज अगर हिंदुस्तान में एवरेज लॉन्जिविटी 79-80 ईयर्स है, तो आने वाले सालों में वो 85, 87, 90 तक टच करेगी। तो मुझे 60 से लेकर 90 साल तक एटलीस्ट 30 साल के लिए बिना इनकम कमाए अपने कॉर्पस में से ही विड्रॉ करके अपनी इनकम से मुझे अपना घर खर्च करना है और बाकी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो जो प्री रिटायरमेंट फेज है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा कितना रिस्क एपिटाइट है, हम इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि डेट इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता, तो फॉर श्योर डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट खाली आपके लिए सेविंग्स में काम नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट के फेज में काम नहीं आएंगे। उसमें इक्विटी का एक्सपोजर आपका ज़्यादा होना चाहिए। जितना अगर आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स 100% तक भी इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो आपने बट सही जो बोला कि रिटायरमेंट में अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो इक्विटी का एक्सपोजर भी होना जरूरी है। मैं आपसे थोड़ा बहुत एक छोटी चर्चा एसेट एलोकेशन पर भी करना चाहती हूँ, समय क्योंकि थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ एसेट एलोकेशन का लोग जानना चाहते हैं कि सही तरीका होता क्या है। देखिए, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है।
एक ब्रॉड फॉर्मूला बात की जाती है कि 100 माइनस एज आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स है, 100 माइनस 30 इसका मतलब है 70% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। बट मैं आंख बंद करके इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूं, और इक्विटी में भी काफी तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इक्विटी के अंदर लार्ज कैप फंड्स अवेलेबल हैं, स्मॉल कैप अवेलेबल हैं, हाइब्रिड हैं, मिड कैप अवेलेबल हैं, एसेट एलोकेशन कुछ फंड्स आ चुके हैं इक्विटी का ही जिसके अंदर कंपोनेंट रहता है। तो अभी तरह तरह के फंड्स अवेलेबल हैं इक्विटी के अंदर। बट एज अ थंब रूल मैं 100 माइनस एज ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को हम सजेस्ट करते हैं, और आप इक्विटी ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो आप उससे भी कम एक्सपोजर लेंगे, और अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से चल सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्वाति कि मेरे गोल से कम 3-4 साल पहले, मतलब अगर 60 पे मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो 56-57 पे आते आते मुझे अपना इक्विटी का एक्सपोजर वर्चुअली जीरो करना पड़ेगा, कम करना है। तो ये अगर आखिरी 3 साल में मार्केट डूब गई तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो निवेशकों को चाहिए। तो एसेट एलोकेशन का सही तरीका विनय जी हमने आपसे समझा, और लक्ष्य के हिसाब से प्लानिंग जो होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर चर्चा करने के लिए विनय जी आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।